नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और यह टेस्ट 24 मार्च को यानी कि कल सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस टेस्ट में भाग लेकर आप 90% तक की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि इस टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसका उपयोग करें और खुद को रजिस्टर करें और यहाँ पर जो है इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये टेस्ट 24 मार्च सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख भी 24 मार्च ही है। बस याद रखिएगा कि सुबह 6 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट में भाग लेने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि हेपेटाइटिस बी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है कि हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर पर हमला करता है और तीव्र और पुरानी दोनों तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है हेपेटाइटिस बी की। और आप देखोगे कि जो WHO का की फैक्ट्स है उसमें अगर आप जाकर के देखते हो तो हेपेटाइटिस बी को कैसे इसको डिफाइन किया गया है कि हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया कि लीवर को अटैक करता है और यह जो है दोनों तरह का एक्यूट और क्रोनिक तरह का डिजीज जो है आपके शरीर में पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है इसके अनुसार क्या है, पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरल संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे हेपेटाइटिस बी जो है या फिर इसका जो वायरस वो किस तरीके से दूसरे शरीर में ट्रांसमिट करता है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मोस्ट कॉमनली जो है वो क्या होता है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ एंड डिलीवरी। ये इस तरीके से क्या हो सकता है, फैल सकता है। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर आप जो संक्रमित व्यक्ति है उसके ब्लड के कंटेक्ट में आते हैं या फिर जो अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके कंटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे अनसेफ इंजेक्शन अगर आप लेते हैं तो आप देखोगे कि इससे आप भी संक्रमित हो जाओगे। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो दूसरा कथन भी क्या है, यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं है लेकिन इसे एक टीके से रोका जा सकता है जो भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि हालांकि हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज तो नहीं है लेकिन इसे जो है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। और आप सभी जानते होंगे कि बच्चे को जो है इस तरह के वैक्सीनेशन भारत सरकार के द्वारा मुफ्त भी दिए जाते हैं, यानी कि यह सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा भी है। यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। और इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आया है, हेपेटाइटिस बी इज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन इंडिया बट वेरी फ्यू नो अबाउट इट्स ट्रांसमिशन इफेक्ट्स एंड वैक्सीनेशन। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हेपेटाइटिस बी है वो एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न होकर के रूप में उभरा है भारत में, लेकिन इसके बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है। इसका बचाव या फिर ये किस तरीके से ट्रांसमिट करता है इसके बारे में लोगों के पास कम जानकारी है। तो इसी को लेकर के पूरा का पूरा न्यूज था और यही आधार था इस क्वेश्चन का भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत में ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है कि नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी कि EPR का विस्तार करते हुए इसमें न केवल निर्माताओं बल्कि रिफर्बिशर्स और डिसमेंटर्स को भी शामिल करता है। तो हम बात कर रहे हैं ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 की। आपको ध्यान में रखना है कि इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर क्या कहा गया कि जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए सिर्फ प्रोड्यूसर या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो जिम्मेदार नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो
ई कचरा जो पैदा हो रहा है उसका जो एक तरीके से जिम्मेदारी है वो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर्स, डिसमेंटलर, रिसाइकलर, इन सभी को जो है डाला गया है। तो ये इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या है, पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है कि 2022 नियमों के तहत सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या पैनल या सेल को शामिल करने के लिए ई कचरे की परिभाषा का विस्तार किया गया है। बिल्कुल सही बात है। जब हम इस नियम की बात करते हैं, इसमें क्या कहा गया कि जो देखिए हमारे देश में सोलर एनर्जी को लेकर के काफ़ी सारा काम हो रहा है, भारी मात्रा में हम सोलर पार्क बना रहे हैं, लोगों के छतों पर जो है सोलर पैनल इकट्ठा हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा हम इसका उपयोग करेंगे उतना ही ई वेस्ट यहाँ से भी क्या होगा, जनरेट होगा, जो कि सोलर मॉड्यूल हो सकते हैं, सोलर पैनल हो सकते हैं, फोटोवोल्टिक सेल या फिर जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो हो सकते हैं। तो इसको ई वेस्ट माना जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, डेफिनेशन में इन सभी चीज़ों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो बिल्कुल सही कथन है, यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन में क्या है कि ई कचरे के उत्पादकों, नवीकरणकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो है एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया जिसमें यह कहा गया कि जिन पर भी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर्स, नवीनकर्ताएं जो हैं यानी कि रिसाइकलर, ये सारे लोगों पर क्या है, जिम्मेदारी है। तो इन सभी को अपने आप को क्या करना था, रजिस्टर करना था, और इसके लिए एक पोर्टल का भी क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। यानी कि तीसरा कथन भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। यहाँ पर जो न्यूज आया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सोलर सर्ज स्पार्क्स गार्बेज क्राइसिस, स्टडी फोरकास्ट 600 किलो टन्स ऑफ फोटोवोल्टिक वेस्ट बाय 2030। तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया कि जिस तरीके से हम लोग सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, भारत में जो सोलर वेस्ट है उसका भी क्या होगा, निर्माण होगा, वो भी जन्म लेंगे। और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है भारत में कम से कम 600 किलोग्राम, 600 किलो टन्स है ना, किलो टन्स बोला गया, किलोग्राम नहीं, 600 किलो टन्स तक का जो है फोटोवोल्टेइक वेस्ट जो है जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 5 देशों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम और लाओस। पूछा क्या जा रहा है कि उपरोक्त में से कितने देश दक्षिणी चीन सागर से घिरे हुए हैं। तो दक्षिणी चीन सागर की बात हो रही है, तो आप देख सकते हो ये है दक्षिणी चीन सागर। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर चाइना का, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इन सभी देशों के साथ क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्प्यूट है, क्योंकि यहाँ पर 9 डैश लाइन के द्वारा चीन क्या करता है, इसके 90% से ज़्यादा क्षेत्र पर अपना दावा करता है। तो चीन का डिस्प्यूट ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई, इन सभी देशों के साथ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ताइवान, फिलीपींस, उपरोक्त में से कितने देश दक्षिणी चीन सागर से को घेरे हुए हैं, दक्षिणी चीन सागर को घेरे हुए हैं। तो आप देखोगे ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, यहाँ पर लाओस का जिक्र किया गया है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कहीं पर भी लाओस का जिक्र नहीं है। तो आप देख सकते हो ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, यानी कि यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, सिर्फ 4, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये मैपिंग को देखना, तो मैप जरूर जाकर के देखिएगा साउथ चाइना सी का, जो कि यहाँ पर भी मैंने दे दिया है। यहाँ पर एक न्यूज आया था जिसको मैंने द हिंदू में भी, एनालिसिस में भी चर्चा किया है कि चाइनीज कोस्ट गार्ड ट्राई टू ब्लॉक फिलीपींस वेसल्स इन साउथ चाइना सी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के भीतर शिव और शक्ति नामक दो प्राचीन तारों के खोज की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिव और शक्ति नामक तारों की खोज तो की गई है, लेकिन जिसके द्वारा इसकी खोजा गया उसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप नहीं है। न्यूज क्या आया कि
यहाँ पर आप देखोगे कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का जो गया अंतरिक्ष दूरबीन है, गया, उसके द्वारा जो है शिव और शक्ति नामक तारों की दो प्राचीन धाराओं का खोज किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर जो टेलीस्कोप का नाम है वो क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि क्या है, गया अंतरिक्ष, है ना, गया टेलीस्कोप। तो यहाँ पर इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो पहला कथन तो गलत है, ये भी गया, है ना, और सी भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। देख लेते हैं डी क्या है कि माना जाता है कि इन तारों ने आकाशगंगा के निर्माण और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये बात जरूर है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये इनको नाम भी दिया गया है शिव और शक्ति का, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अर्ली स्टेजेस, जब यूनिवर्स का बनना शुरू हुआ होगा तब के ये तारे हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट 2 क्या है, यहाँ पर आपका सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आया है इसको आप लोग जरूर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान के दौरान, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान के दौरान सबसोनिक गति से जेट चालित होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें केवल उड़ान के प्रारंभिक चरण में रॉकेट चालित होती है। ये उल्टा लिख दिया गया है। अगर हम क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि जो क्रूज मिसाइलें हैं वो क्या होती हैं, प्रोपेल्ड बाय द जेट इंजन्स, है ना, रिमेन्स विद इन द एटमोस्फेयर, और जो आप स्पीड देखोगे क्या है, सबसोनिक, इनका ज्यादातर स्पीड होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके कारण जो है आप देखोगे कि ये कथन क्या हो जाता है आपका गलत। तो कंपैरिजन मैंने दे दिया है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के बीच में। तो यहाँ पर आप भी देख लेते हैं दूसरे कथन को। अग्नि 5 एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एक ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। दोनों में क्या है, गलती है। अग्नि 5 जो है वो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है ना, और जो ब्रह्मोस जो है वो क्या है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यानी कि ये कथन भी गलत है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। तो ये तो हम लोग जानते ही थे। यहाँ पर जो डिफरेंसेस बताया गया उसको भी आप लोग क्या करेंगे, एक बार जरूर देख लेंगे। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम लोग देखेंगे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पास टेस्ट। तो आप सभी जानते हैं कि पुष्पक नाम दिया गया है इसको, और ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसे जो है अभी कर्नाटका के चित्रदुर्ग में जो है क्या किया गया, दोबारा से एक बार फिर से टेस्ट किया गया, जो कि अपने सारे पैरामीटर्स को उसने क्या किया है, फुलफिल किया है। तो इसरो के द्वारा जो है पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV को क्या किया गया, दोबारा से टेस्ट किया गया। कहाँ से, तो कर्नाटका के चित्रदुर्गा से। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जो इसका पहला टेस्ट था वो 2016 में किया गया था, और ये इसका क्या है, दूसरा टेस्ट है। तो यहाँ पर अब भारत जो है अपने लोगों को, जो उसका एक सपना है कि अंतरिक्ष में जो है वो लोगों को भेज पाए, ये सपना जो है पूरा होता हुआ जल्दी आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका जो 2 टेस्ट हुए हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग द हिंदू एनालिसिस वगैरह में जरूर चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे, न्यूज़ को जरूर एक बार पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर के मैंने आपको जानकारी दी है उसको भी आप जरूर देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।